हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीव विज्ञान के अपने टॉपिक मानव रोग का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने जो विषाणु थे, जीवाणु थे, फफूंद थे और साथ में प्रोटोजोआ से संबंधित जो भी रोग थे उसको हम लोगों ने ट्रिक के थ्रू याद किया था बहुत ही ईजिली तरीके से। तो आज उस पार्ट का हम लोग अनुप्रयोग देखेंगे और साथ ही कुछ अलग तरीके के जो रोग होंगे उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे ही बेहतर अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? ऐसा क्या जम जाता है जिससे गठिया रोग उत्पन्न हो जाता है? ऑप्शन आपके पास है यूरिया है, यूरिक अम्ल, एल्बुमिन, कोलेस्ट्रॉल। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? अर्थराइटिस। गठिया रोग को हम अर्थराइटिस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? अर्थराइटिस या गठिया रोग का कारण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिक अम्ल। तो गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है, ठीक है। और जब कभी जो किडनी होता है हमारा, किडनी से अगर हमारा जो मूत्र है कम या अधिक बनने से जब स्तर ऊपर नीचे होता है तो यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ जाता है और इसकी वजह से ये जहाँ पे जोड़ होता है, ज्वाइंट होते हैं, वहाँ पे यूरिक अम्ल जम जाते हैं और जिसकी वजह से गठिया रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए मलेरिया किससे होता है। जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है, या फिर फंगस से होता है। तो इसके लिए आप पिछले वीडियो में जो ट्रिक हमने 4 लाइन का ट्रिक बताया है, चारों जो विशेष कारक हैं उनका जो रोग है उसको याद करने में आपको आसानी होगी। तो मलेरिया प्रोटोजोआ नामक जो है कि जंतु से होता है। तो इसका जो प्रभाव होता है वो मानव शरीर के किस अंग पे सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लीहा। प्लीहा को तिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। और इसकी वाहक भी आप ध्यान रखिएगा, जो मादा एनीफ्लीज होती है, ठीक है। मादा एनीफ्लीज ये मच्छर की एक प्रजाति है, इसी की वजह से मलेरिया रोग होता है। तो इसको ध्यान रखिए। इसका जो प्रभावित होने वाला मुख्य अंग है वो प्लीहा है, इसको तिल्ली भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में स्लीपिन भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी इंग्लिश नाम भी दे देता है और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा भी है। अगला देखते हैं। अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में से कौन उत्तरदायी है? ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? निराविशन मतलब बाहर निकालने का काम, एक तरह से आप कह सकते हैं उसको मतलब अगर वो प्रभावित है तो उसको अप्रभावी करना आप कह सकते हैं। विष को बाहर निकालना एक तरह से कह सकते हैं बॉडी से। तो ये काम किसका होता है? यकृत का, फुसफुस का, हृदय का, या फिर वृक्क का? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। फ्रेंड, जो लीवर होता है हमारा वो एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल आप कह सकते हैं, जो हम लोग शराब वगैरह का सेवन करते हैं लोग, उससे उसके निराविशन के लिए उत्तरदायी होता है। ये जो जटिल रासायनिक अभिक्रिया इसमें होती है लीवर में और जिसके माध्यम से जो हानिकारक तत्व होते हैं एल्कोहल के, उसको ये आप कह सकते हैं अप्रभावी करता है। तो इसका मुख्य काम लीवर का है, ठीक है। अगला देखते हैं। खतरनाक ड्रॉप्सी रोग का कारण है सरसों के तेल के साइनाइड अंश, दूध में मिलावट के कारण, यूरिक अम्ल, या फिर मैलिक अम्ल। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। जो ड्रॉप्सी रोग होता है आपको पता होना चाहिए ड्रॉप्सी रोग होता क्या है। पहले तो ये है फ्रेंड, तो ड्रॉप्सी रोग जो होता है इससे जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत ही खतरनाक टाइप की बीमारी होती है और ये
दिमाग में जो कोशिकीय तंत्र होता है उसको बहुत प्रभावित करती है। तो मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग है ये ड्रॉपसी, ठीक है। और इसका मुख्य कारण क्या होगा, ऑप्शन आपके पास दिया है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरसों के तेल में के मिलावट की वजह से होता है फ्रेंड, ठीक है। तो सरसों के तेल में कई तरह की मिलावटें होती हैं और जितनी भी तरह की मिलावटें होती हैं उन सबसे ड्रॉपसी रोग उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिलावटी सरसों तेलों को जो है कि अवॉइड करने की कोशिश करिए, उसको पहचानिए, नहीं तो बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है जिसका नाम ड्रॉपसी है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ड्रॉपसी सरसों के तेल में मिलावट के कारण होता है और यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, ठीक है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? आपके पास ऑप्शन है मक्खी, कीट, मच्छर, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, मच्छर, ठीक है। जो मच्छर होता है प्लाज्मोडियम, जो हम अभी लोग डिस्कस किए हैं कि ये मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका जो वाहक होता है मादा एनोफ्लीज नामक एक मच्छर होता है, ठीक है, जो ये परजीवी लेके घूमता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है फ्रेंड कि मलेरिया रोग का कारण कौन सा परजीवी है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा और साथ ही इसका क्या वाहक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है, ठीक है। डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, जल की या फिर प्लेटलेट्स की। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, बहुत ही खतरनाक रोग है, बहुत ही खतरनाक बुखार है ये। तो इसका आंसर आप लोगों को उम्मीद है कि पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेट्स की, ठीक है फ्रेंड्स। तो डेंगू जो बुखार होता है, इसे जो पीड़ित व्यक्ति होता है, रोगी होता है, उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है, ठीक है। और जिस वजह से जो बॉडी का अगर ब्लड का स्त्राव हो रहा है, रक्त का स्त्राव हो रहा है, तो उसको रोकने में दिक्कत होगी और असामान्य तरीके का रक्त स्त्राव हो सकता है, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर डेंगू हो जाएगा तो प्लेटलेट्स की कमी। अगला देखते हैं, पीला बुखार। पीला बुखार, येलो फीवर इसको कहते हैं इंग्लिश में, ये किसके द्वारा फैलता है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा या फिर एडीज मच्छर के द्वारा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडीज मच्छर। एडीज मच्छर से येलो फीवर होता है, ठीक है। यह एक संक्रामक रोग है और इसका कारण विषाणु है, ठीक है। इसका कारण क्या है, विषाणु है। और डेंगू का भी कारण फ्रेंड विषाणु है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सारे जो है कि रोगों के नाम और विषाणु जीवाणु से संबंधित ट्रिक हमने जो बताया है उसमें सारे उपलब्ध है, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखें। इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा जीवाणु का कारण कौन सा रोग होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। अगला है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी जिससे मलेरिया रोग होता है की खोज किसने की थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड, खासकर रेलवे के एग्ज़ाम में कई बार ये रिपीट किया गया है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं जी मंडल, हैकल, रोनाल्ड लॉस या फिर डार्विन। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। प्लाज्मोडियम परजीवी का जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डोनाल्ड रॉस ने किया था। और इसके लिए इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ठीक है। देखिए आ गया प्रश्न, मलेरिया, कॉलरा, पीलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, मलेरिया होता है फ्रेंड, ठीक है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की वजह से होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्रोटोजोआ से संबंधित जो हमने ट्रिक बताए हैं उसको भी ज़रूर देखिए पिछली वीडियो में।
और इसमें कम से कम 6-7 रोगों के नाम बताया गया है, तो आप उसको देख लीजिए, एक बार याद कर लीजिए। ऐसे प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सेकंड में आंसर अपना टिक कर लेंगे। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? ठीक है, 65% जो रोगी हैं मलेरिया के, उसके लिए एक ही परजीवी उत्तरदायी होता है, तो कौन है? पी मलेरी, पी वाइवैक्स, पी फॉल्सीफेरम या फिर पी ओवल? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए फ्रेंड। ये पी है प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम है, तो इसको ध्यान रखिए, ये प्लाज्मोडियम है। और प्लाज्मोडियम के साथ ये मलेरी, वाइवैक्स, फाल्सीपेरम और ओवल, ये प्लाज्मोडियम परजीवी की ही अलग अलग जो है कि प्रकार हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें भी कई तरह के परजीवी पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम श्रेणी में भी। तो इसको सबसे ज़्यादा जो प्रभावी है मलेरिया रोग के लिए वो पी वाइवैक्स है। ध्यान रखिएगा, पी वाइवैक्स 70% 65% मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी है, इसको ध्यान रखिएगा। एंथोफोबिया निम्न का डर है। ऑप्शन है अधिकारी का, अग्नि का, पुष्पों का या फिर पानी का। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? एंथोफोबिया, इसको हम पहले पार्ट में जितने भी फोबिया से रिलेटेड हैं और जितने भी शाखाएं हैं उसको हम लोग अपने जीव विज्ञान के सीरीज़ में पहले ही वीडियो में इसको डिस्कस किया है, तो आप लोग एक बार जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्पों का, फूलों का। ठीक है फ्रेंड, एंथो दिया है। एंथोस मीन्स फ्लावर होता है और फोबिया का मतलब होता है डर होता है। तो एंथोस फ्लावर हो गया, तो ये फूलों से डर है, जिस व्यक्ति को होता है वो फूलों से उसको डर लगता है, भय उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि एग्जाम में ये पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा फैलता है? हाइड्रोफोबिया, ठीक है, हाइड्रोफोबिया, इसको पहले जो फ्रेंड रेबीज होता है ना, रेबीज आप लोग को पता होगा, रेबीज नामक बीमारी किससे होती है? तो कुत्तों को आप कह सकते हैं, या तो कुत्ते कह सकते हैं या फिर जो दूसरे एनिमल्स हैं जैसे बिल्ली हो गया, इनके नाखून से या फिर इनके काटने के थ्रू इनके लार्वा से होता है। तो पहले रेबीज़ को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता था। तो इसका कारण क्या है? जीवाणु, फफूंद, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ। इसका भी हमने ट्रिक दिया है फ्रेंड, उस ट्रिक में अवेलेबल है, तो आप लोग ज़रूर चेक करें एक बार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। ये विषाणु से होने वाला रोग है और इसमें इसका दूसरा नाम भी है फ्रेंड, हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी से डर लगता है। तो रेबीज में भी ऐसा होता है, पानी से डर लगता है, अगर पानी में चला जाएगा तो आदमी डूब के मर सकता है। तो इसका यही लक्षण है कि इससे आदमी जो रोगी होगा वो पानी से दूर भागेगा, ठीक है, घबराएगा। और रेबीज़ का पुराना नाम है, इसको आप ध्यान रखिए। ये मनुष्य का जो नाड़ी तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र, उसको ये प्रभावित करता है। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है, अतिसार रोग का कारण क्या है? देखिए इसमें भी प्रश्न पूछ लिया, जीवाणु, अमीबा, रोटा वायरस या फिर कवक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोटा वायरस। रोटा वायरस का संक्रमण की वजह से जो बच्चे होते हैं जो भारत में, वो 200 में से एक बच्चा इससे प्रभावित हो जाता है, प्रभावित होके मर जाता है। प्रभावित बल्कि ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि एक बच्चा उसमें से मर जाता है। अतिसार एक गंभीर बीमारी है आप कह सकते हैं, और रोटा वायरस से ये जो है कि होता है। तो ध्यान रखिएगा, वायरस से होने वाले रोगों में ये हमने अतिसार ट्रिक बताया हुआ है। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है, ठीक है। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु है जो हमारी रीढ़ की हड्डी, उस पर जो चढ़ी हुई झिल्ली जो लेयर है, एक आप कह सकते हैं मांस की, उसमें सूजन आ जाने के कारण कौन सा रोग होता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है ल्यूकेमिया, लकवा, मेनिंजाइटिस या फिर स्क्लेरोसिस। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
ये भी मेनिंजाइटिस एक वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, ये वायरस से होने वाला रोग है। तो वायरस से होने वाले जो रोग हैं उनकी ट्रिक जो हमने बताई है उसमें ये भी मेनिंजाइटिस भी उसमें अवेलेबल है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। और बाकी इसका संक्रमण कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में, और मेरुरज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली जो होती है इस वायरस की वजह से संक्रमण हो जाता है, सूजन हो जाता है। अगला है वातोत्पाद रोग समांतर किस वर्ग में होता है? तो ये देख सकते हैं वातोत्पाद एक खतरनाक हिंदी है। ठीक है, इसकी सरल हिंदी नहीं दी गई है और इसको इंग्लिश में हिस्टीरिया कहते हैं। ठीक है, हिस्टीरिया रोग काफ़ी लोग इससे परिचित होंगे और काफ़ी लोग के लिए नया होगा हिस्टीरिया। ठीक है, ये महिलाओं में बल्कि होता है और ख़ासकर जो जवान महिलाएं होती हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से यौन विकार कह सकते हैं और ये जननांगों से संबंधित रोग है जिसमें महिलाओं को बहुत ही घबराहट, बेचैनी और बेहोशी के भी लक्षण देखे जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं सिलिकोसिस। सिलिकोसिस एक बीमारी है, गुर्दे से संबंधित, यकृत से संबंधित, फेफड़े से संबंधित, तंत्रिका तंत्र से संबंधित। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, सिलिकोसिस किससे संबंधित बीमारी है? 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े से संबंधित। ठीक है, सिलिकोसिस जो होता है वो फेफड़े से संबंधित रोग है और धूल कण जो होते हैं जो हमारे नाक के थ्रू चले जाते हैं। ठीक है, तो ये श्वसन फेफड़े में पहुंच के वहाँ पे अगर सिलिका की अधिकता हो जाती है, बालू की अधिकता हो जाती है तो ये रोग उत्पन्न होता है, इसके लिए इसका नाम सिलिकोसिस है। ठीक है, फेफड़े से संबंधित रोग है। अगला है आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं गठिया से, रतौंधी से, रिकेट से या घेगा से। तो फ्रेंड ये परीक्षा में कई बार घुमा फिरा के ये प्रश्न पूछा जाता है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग या फिर घेंघा किस कमी की वजह से उत्पन्न होता है, घेंघा रोग किस कमी से होता है। तो इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका सही आंसर आप लोग को पता हो गया होगा, घेंघा कई बार इसको एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड अभी भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग का भी थोड़ा मोटिवेशन बनता रहे और आप लोग के लिए हम लोग भी थोड़ा मेहनत करते रहें, और सब्सक्राइब के साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं। मतलब पॉलिश किया हुआ चावल अगर आप खा रहे हैं रेगुलर तरीके से तो आपका कौन सा रोग हो सकता है? कैलीग्राफी, बेरी, कर्वी या फिर हड्डी से संबंधित बीमारी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, बेरी। ठीक है, विटामिन वाले चैप्टर में हम लोग इसको कई बार किया हुआ है। ठीक है, विटामिन्स और खनिज लवण के चैप्टर में हमको आ चुका है विटामिन से होने वाले रोग। तो बेरी है, विटामिन B1 की कमी से होता है जिसको थायमिन भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, बीमारी पताल करने के यंत्र। ठीक है, ये पताल नहीं होगा, एक्चुअली मिसप्रिंट है, सुधार लीजिएगा आप लोग। बीमारी पता करने के यंत्र MRI। ठीक है, अब इस तरह से ज़्यादा समझ में आएगा। MRI का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, चुंबकीय रेजोनेंस सूचकांक, चुंबकीय रेजोनेंस सूचना, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। तो आप देख सकते हैं आप इसका आपको फुल फॉर्म MRI का पता होना चाहिए। तो MRI का फुल फॉर्म होगा फ्रेंड मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिन। ठीक है, इमेजिन। तो ये आप याद रखिएगा, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण यानी MRI आप लोग बहुत सुने होंगे, और इस तकनीकी में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग कर शरीर के जो भीतरी अंग होते हैं उनकी तस्वीर प्राप्त की जाती है। BMD परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अब BMD भी आपको पता होना चाहिए, इसका भी फुल फॉर्म, तो आप इजीली जो है कि इसका आंसर बता पाएंगे। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बोन, B से बोन, ठीक है, M से
मिनरल और डी से डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। तो इसको आप BMD भी याद रख सकते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी। तो ये अस्थियों से संबंधित रोग है। इसमें आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन अस्थियों के ही हैं, लेकिन कौन सा सही ऑप्शन है ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि रंध्रता हेतु, ठीक है। अस्थि रंध्रता फ्रेंड एक ऐसा रोग है जिसमें लगता है कि जो घनत्व होता है मिनरल्स का हड्डियों में वो कम होने लगता है। आप कह सकते हैं कि हड्डियों में एक तरह से आप हॉलनेस कह सकते हैं, खोखलापन टाइप का महसूस होने लगता है, जिससे फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं। इसको फ्रेंड अस्थि रंध्रता को ऑस्टियोपोरोसिस रोग भी कहते हैं, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंग्लिश भी कभी कभी पूछ लेता है। भोजन विषाक्तता का कारण होता है। ई कोलाई, सुडोमोनास, सैल्मोनेला वैसिलाई या फिर कैंडिडा। जो भोजन हमारा 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद वो खाने योग्य नहीं होता है, तो उसका कारण मुख्य रूप से क्या होता है आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा कि इसमें एक जो जीवाणु होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, सैल्मोनेला, सैल्मोनेला वैसिलाई, ठीक है। ये एक जीवाणु है, इसको ध्यान रखिएगा। ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये भोजन में जाके उसको विषाक्त बना देता है, पॉइजनिंग कर देता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में इसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं या फिर बोटुलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में बाटुलिज्म या बोटुलिज्म के नाम से भी आ सकता है कि इसका कारण क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्घताप्य, ठीक है, अर्घताप्य इंग्लिश बहुत ही थोड़ी सी खतरनाक टाइप है, ठीक है। और इस रोग से किसके उपयोग से होता है, ठीक है, अन्न के या फिर संदूषित जल से या फिर वनस्पति संदूषित या फिर विलगित की हुई वनस्पति से या फिर पकाए हुए बासी भोजन से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संदूषित अन्न, ठीक है। यहाँ पे अन्न नहीं होगा फ्रेंड, अन्न होगा, ठीक है। तो अर्घताप्य जो रोग होता है ये संदूषित अनाज के सेवन से होता है। अगला देखते हैं। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। इटाई रोग फ्रेंड कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही पॉपुलर ये प्रश्न है, आप कह सकते हैं। तो आंसर हम उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन आपके पास निकिल है, पारद है, कैडमियम है और सीसा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पारद, ठीक है। जो पारा होता है, पारे की वजह से इटाई रोग होता है, ठीक है। एक मिनी माता रोग होता है फ्रेंड, जो जापान वगैरह क्षेत्रों में बहुत पाया जाता है। तो कैडमियम के लंबे आप कह सकते हैं प्रभाव की वजह से होता है। तो इटाई रोग पारा और मिनी माता रोग कैडमियम, ये दोनों को अक्सर कन्फ्यूज हो जाता है फ्रेंड। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है। अगला है, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं। कैंसर आप लोग को पता होगा, जिसमें आदमी लगभग मर ही जाता है। तो इसमें ऐसा क्या होता है, जो स्वस्थ सेलें होती हैं उसका बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है। जहरीले रसायनों का शरीर के किसी भाग में एकत्र होना और अंततः मृत्यु हो जाना, या फिर जो सेल होते हैं, ठीक है, सेलू नहीं, सेल का जो सेल होते हैं, बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनका अनियंत्रित बहुगुणन होना, ठीक है, मतलब सेलों का बहुत तेज़ी से बनना। इससे स्वस्थ सेलों का दम घुट जाता है और अंत में आदमी की मृत्यु हो जाती है। या फिर शरीर में घाव या ट्यूमर होने से दिमाग का काम करना बंद हो जाता है और अंततः मृत्यु हो जाती है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल का जो मानव कोशिकाएं होती हैं उनका अनियंत्रित मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब वो तेज़ी से बनती हैं और जो
पोषक पदार्थ होते हैं उनकी खपत बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है बॉडी में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। और इससे शरीर जो है कि जो नॉर्मल कोशिकाएँ होती हैं, जो हमारी रेगुलर कोशिकाएँ होती हैं, उनको भोजन जो पोषक पदार्थ होते हैं उनकी आपूर्ति नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे क्षीण होकर समाप्त होने लगती है और इसी स्थिति को कैंसर कहा जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। अगला देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। आप लोग को पता है आजकल कोविड-19 फैला हुआ है, तो इसको क्या बुलाया जा रहा है, अखबारों में भी आपने सुना होगा, पैंडेमिक या फिर एपिडेमिक या फिर एंडेमिक या फिर एपिजूटिक, ठीक है। थोड़ा पॉपुलर था इसलिए मैंने इसको उठा लिया। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, उम्मीद है काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो इसका सही आंसर होगा पैंडेमिक, ठीक है। पैंडेमिक कहा जाता है जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो उसे एंडेमिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंडेमिक और एपिडेमिक और पैंडेमिक का हम लोग थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं, ठीक है। तो एंडेमिक क्या होता है, जब वो रोग बड़े क्षेत्र पे होता है आप कह सकते हैं और वो अस्थायी होता है तो एंडेमिक होता है। और जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों को कम समय में तेज़ी से प्रभावित करता है तो इसको एपिडेमिक कहते हैं, ठीक है। एपिडेमिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एपिडेमिक स्थिति का ही संपूर्ण विश्व में विस्तार पैंडेमिक कहलाता है, ठीक। तो जब छोटे स्तर पे अगर कोई संक्रामक रोग बहुत तेज़ी से फैलेगा तो उसको एपिडेमिक कहते हैं, लेकिन जब वही विश्व स्थिति में पूरे विश्व के बृहद स्तर पे फैल जाएगा तो उसे पैंडेमिक कहते हैं। तो ध्यान रखिए आप लोग, पैंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक तीनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा उम्मीद है, और इसका सही आंसर ऑप्शन ए पैंडेमिक होगा। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के भी जो रोग होंगे उसको लेके आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।